हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईवीएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 25। ये चैप्टर बायोलॉजी का है, जिसमें हम प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर कई मानने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे 11वीं क्लास के हों, चाहे +2 हो, जिनके सीबीएसई एनसीईआरटी हो, ठीक है, चाहे वो यूपी बोर्ड को, बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट और भी होगा क्योंकि ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में समझाई जाएगी और जो है स्क्रीन पे दिखाई भी जाएगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको नोट्स करने के लिए, ठीक है। लेकिन आपको पता ही है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईवीएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईवीएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The one next important topic is a food web. Food web, there is a web. In the nature of food chain are not be isolated or sequence, but they are interconnected with the one another. A network of the food chain which are interconnected at a various tropical level of the food chain to be form a number of feeding connection is called a food web. In a food webs on a tropical level may be connected to more than one food chain. A snake can be feed on frog and rat or any other small rodent. In the figures given below, the sunfish and the consumer zooplanktons as well as bloodworms. So here show this diagram. There is the come to the radiation as a simple food web is a pond's ecosystem. There is a come to radiation. There is a phytoplankton is goes based to bloodworms, and there goes to sunfish and the wasp, man, and the productions diprotums and the Jew plantogoton. There is a most important for the soul in this are the food web. Food web is the mainly meanings of a spider web. The spider web is here is a food web. They same to the each other. अगर देखा जाए तो प्रकृति में खाद्य श्रृंखला एक प्रतिकृत अनुक्रम नहीं है, वरन एक दूसरे से जुड़ी भी है। खाद्य श्रृंखलाओं का एक ऐसा तंत्र जो खाद्य श्रृंखलाओं के विभिन्न पोषक सतह पर परस्पर जुड़े रहते हैं और कई अंश संबंधों का निर्माण भी करते हैं, उसे हम खाद्य जाल कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक बात क्लियर किया गया है कि अशन संबंध है, यानी एक दूसरे से जुड़े होना, जैसे कि मैंने भी बताया था कि मकड़ी की जाल की तरह होते हैं। एक खाद्य जाल में एक पोषक सतह एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाओं से जुड़े हो सकते हैं, जैसे एक सांप, एक मेढक, चूहा किसी अन्य जो है कृतक रोडेट का भक्षण कर सकता है। नीचे दिए चित्र में जो है सनफिश जंतु प्लवक और रक्त कुंभी के अपना आहार बना सकता है। इस विषय में जो है फ्लोमेट्रिक डायग्राम दिखाया गया है। कहते हैं अगर ऊपर से अगर सौर एनर्जी लिया जाता है तो तालाब के पारितंत्र के सामान्य श्रृंखला जाल यहाँ दिखाया गया है, जिसमें आप देख सकते हो कि पादप लवक है, प्राणी लवक है, ठीक है, इसमें रक्त कुंभी है, सनफिश है, वाशा है, मानव है, स्थलीय कीट है, व्यक्ष कीट है, ठीक है, डिफ्रेशियस है, डिफ्रो प्राणी है और व्यक्ष कीट में बदला हुआ है। तो कहते हैं कि अगर देखा जाए तो जो तालाब का इकोसिस्टम होता है कई मानने में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक दूसरे से कई जीव जो होते हैं अटैच होते हैं और अपना भोजन जो है ग्रहण करते रहते हैं। तो जो है तालाब को सबसे अच्छा पारितंत्र माना जा सकता है। So our next topic is energy flow through on ecosystem. The energy flow through on ecosystem. The energy enter into the ecosystem in the form of solar radiation and converted into a food is a plant biomass by their producer. The food stored by the plants and their biomass is a method is a chemical form of energy from the producer. This is the chemically
from of energy passes through the various tropical level in the food chain, and this process is transfer of energy through the various tropical level of the food chain is known as the flow of energy. There is the most important here, the flow of energy. All the function of the ecosystem depend on the flow of energy through it. There is a figure, the box represents the tropical level and the pipes depth of the energy flow in a out of the east tropical level. The quantity of energy flowing through the successive is the tropical level decreasing indicated by the reduced size of the box and thickness of the pipe in the figure. This is because all the energy entering at the each tropical level is not used to production of the biomass due to flowing two reasons. The first is there are part of energy not be utilized as a and the loss the heat. And second is important here, a part of it is use of the organism and the lose the heat for their own metabolism through their process of respiration. If the herbivorous consume 1000 calories of the plant energy in form of food, the only 100 calories is converted into the herbivorous tissue and the 10% calorie is the first level carnivorous and only 1 calorie into the second level of carnivores. And this is known as the 10% of flow or the ecological rule of thumb. Thereby, only 10% of energy is transferred to the next higher tropical level. Shown in this picture, here the energy flow is the ecosystem is a box indicate the standing crop biomass and pipe indicate the energy of flowing. There is a sunlight is autotroph, herbivorous, primary carnivorous, secondary carnivorous and decomposer. There is a show in this is the 10,000 calorie here of first is autotroph but is the herbivorous is only 1,000 calorie is a sap. There is a primary is the carnivorous is the 100 calorie but at least last is the 10% is a calorie is acceptable. There is the most important for the 10% rule, a thumbs rule here. There is a transfer for the energy or only for a 10% of other animals. Here the entry of process of energy flow can be summarized in the following 4 steps is here most important. And the flow of energy in the ecosystem away to the liner are one way. And every step is a food chain is energy received by the organism is also used to the urban metabolism and maintenance. The leftover the pass to next higher tropical level. Thus the energy flow increases and they are decreasing with the success of tropical level. That is the most important here. Thus energy flow decreasing with the successive tropical level. There, if the flow is the ecological thumbs rules of 10%, that is called to the ecological thumbs rule of 10%. The number of steps is a limit of 4 or 5 in a food chain for transfer of energy. There is a most important topic here. दोस्तों यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है पारित तंत्र में ऊर्जा प्रवाह। देखिए ये कई मानने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहता है कि पारित तंत्र में ऊर्जा प्रवाह कैसे होता है। कहते हैं ऊर्जा पारित तंत्र में सौर विकिरण के रूप में प्रवेश करती है। ये तो आपने समझ लिया होगा कि रेडिएशन के रूप में जो है ये प्रवेश करती है पारित तंत्र में और उत्पादकों द्वारा खाद्य पादप जैव भार में परिवर्तन करता है और पादप द्वारा जो संग्रहित खाद्य एवं जैव भार ऊर्जा का रासायनिक रूपांतरण भी होती है। कहते उत्पादों की यह रासायनिक ऊर्जा खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषक सदन में पहुंचाई जाती है। कहते विभिन्न पोषक सदनों पर खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण ऊर्जा का प्रभाव कहलाता है। यानी इसी को ही हम क्या कहते हैं, एनर्जी फ्लो कहते हैं कि एक पोषक सदन से दूसरे पोषक सदन पर ऊर्जा जो ट्रांसफर होती है उसी को हम एनर्जी फ्लो कहते हैं। यानी सिंपल शब्दों में यही है कि विभिन्न पोषक सदनों पर खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण ऊर्जा का प्रभाव कहलाता है। कहते हैं पारित तंत्र के समस्त कार्य इसमें से ही गुजरती हुई ऊर्जा के प्रभाव पर निर्भर करता है। कहते हैं एक बॉक्स भी हम देखेंगे जिसमें बॉक्स में पोषक सतह पे नल या प्रत्येक पोषक सतह के अंदर या बाहर ऊर्जा प्रभाव को दर्शाया गया है। क्रमबंधी पोषक सतह में ऊर्जा प्रभाव की मात्रा में हर्ष होता है। जैसे कि घटते आकार के बॉक्सों एक कम मोटाई की जो है नलियों द्वारा दर्शाई गई है। ऐसा किसी पोषक सतह पर प्रवेश कर रही ऊर्जा का पुनर्रूपण जैव भार में रूपांतरण न हो पाने के कारण ऐसा होता है, जिसके कुछ चरण हैं। तो पहला चरण तो यही होता है कि ये ऊर्जा का एक भाग नष्ट जो है उपभोग में ला लिया जाता है, ठीक है। और दूसरा स्टेप यही होता है कि ऊर्जा का एक भाग जीवों के श्वसन की क्रिया द्वारा जो अपव्रज प्रक्रिया द्वारा होता है। यदि शाकाहारी अगर मान लीजिए कि 10,000, ठीक है, यानी 1,000 कैलोरी लेता है
तो पादप द्वारा जो उपभोग खाद्य के रूप में करता है सिर्फ 100 ही कैलोरी की शाकाहारी परिवर्तन करेगा। अगर आगे हो जाएगा तो सिर्फ 10% कैलोरी ही मांसाहारी एवं केवल 1% जो सतर के मांसाहारी को प्राप्त होगा। यानी 10% का नियम ये कहलाता है, या इसको हम अंगूठे का परिस्थितिक नियम भी कहते हैं। यहाँ पर केवल 10% ऊर्जा का ही प्रभाव अगले स्तर पर पोषण पर पहुँचता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहता है। अगर आप ये फ्लो चार्ट में देखना चाहोगे तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सिर्फ 10% ही अगले जो उपभोक्ता है उस पर जाता है। कोई भी अगर कंज्यूमर हो तो वो उसमें सिर्फ 10% ही जाती है। जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हो कि यहाँ सूर्य का प्रकाश दिखाया गया है और इसमें स्वयंपोषी, शाकाहारी, प्राथमिक मांसाहारी, द्वितीयक मांसाहारी और घटक। देखिए इसके जो बॉक्स हैं धीरे धीरे कम होता चला जा गया है। तो इसका कारण क्या है? देखिए पहले जो स्वयंपोषी पौधे होते हैं उसमें 10,000 कैलोरी उनमें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है, लेकिन वही तो कोई शाकाहारी उनको खाता है तो उनमें सिर्फ 1,000 कैलोरी ही ट्रांसफ़र होती है। लेकिन अगर शाकाहारी को अगर मांसाहारी खाने वाले होते हैं तो सिर्फ 100 ही कैलोरी उनमें रूपांतरित होगी, लेकिन अगर उनको भी खाने वाला है तो सिर्फ 10% ही जो जाएगा। तो लास्ट में जो है अपघटक, जिसको 1% ही ऊर्जा प्राप्त होता है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी जो एग्ज़ाम के लिए भी ज़रूरी है। इतना याद रखना कि प्रत्येक सतर पे जो है 10% ही ऊर्जा स्थानांतरित होता है। कहते हैं अगर ऊर्जा प्रवाह की समझ प्रक्रिया को अगर हम संक्षिप्त में देखें तो 4 इंपॉर्टेंट बातों के साथ आप इसको याद भी रख सकते हो माइंड में। अगर वो डायग्राम नहीं समझ में आया फिर भी ये 4 बातों को आप अपने माइंड में रख सकते हो। पहली बात तो ये है कि एक परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव रैखिक यानी एक दिशा में होती है, यानी एक ही दिशा में चलता है। ठीक है, अगर उसको वो खा रहा है तो उसको वो खा रहा है तो सिर्फ 10% ही चलती है। कहते हैं खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक लेवल में जीवों द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा उनके स्वयं के अपचाय यानी अनुरक्षण देखभाल में भी प्रयुक्त होती है, यानी आपके बॉडी मेंटेनेंस में भी जो है कुछ परसेंटेज लॉस्ट होती है और ऊर्जा का जो शेष बच जाता है पोषण स्तर के अगले स्तर पर स्थानांतरित हो जाती है। अंत उपभोक्ता पोषण स्तर में ऊर्जा के प्रभाव में हर्ष धीरे धीरे होता रहता है, यानी कमियां होती रहती है। अगर ये परिस्थिति तंत्र के 10% के अंगूठे के परिस्थितिक नियम का अनुसरण करती है, यानी ये 10% जो रूल है आगे ये ट्रांसफ़र होती रहती है। ऊर्जा स्थानांतरण खाद्य श्रृंखला के 4 या 5 लेवल तक ही सीमित रहती है, क्योंकि उससे आगे चलेगा तो आपको पता है कि वहाँ ऊर्जा प्राप्त होगा ही नहीं, इसलिए 4 से 5 लेवल तक चलती है। आपने ऊपर डायग्राम में देखा जहाँ 4 लेवल दिखाया गया, लेकिन लास्ट में जो था कंज्यूमर, लास्ट में आपने देखा होगा जो कि अपघटक था उसमें जो है 1% ही ऊर्जा स्थानांतरित होगा, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखती है। The next topic is the ecologically pyramid. There is the most important here. A standing crop is the amount of the biomass or energy is present in the different tropical levels at any given time. This is another important characteristics of ecosystem. It can be expressed in a term of biomass number or the total energy fixed at the each step at the each tropical level. This is the 3 parameters is given defined to tropical structure to the ecosystem. It is the representing with their producer at the base and there are subsequent is tropical levels as their tier, and this give to the gradually as a slopings as a pyramidal shape, and the graphically representation of their standing crop expressed as a number of biomass is energy is called pyramidal of numbers या pyramids of biomass and pyramidal energy of respectively. There is the most important here. There is a graphically representation of the is a pyramidal of number, and there is the most important. They are collected to the known as the ecological pyramid, and given here some example. Here show the different types of pyramids to Solofea. There is a P is a producer, C1 is a herbivorous, and C2 is a primary carnivorous. There is most important here is shown in this figure. There is a first is there individually is the numbers H is the, and the secondly is there is the most important as a B and the C and the D. There is a flow of the energy on this part. दोस्तों यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण जो बात आई है वो है पारिस्थितिक पिरामिड। देखिए पिरामिड भी कई मायने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहते हैं अगर खड़ी फसल का आश्रय किसी समय विशेष में विभिन्न पोषक स्तरों पर जैव पदार्थ या ऊर्जा की मात्रा से है तो यह किसी जो है पारिस्थितिक तंत्र का दूसरा मुख्य अभिलक्षण हो सकता है। यह निम्न रूपों में अभिव्यक्त किया जा सकता है, जैसे कि आपको यहाँ पर 3 बातें दी गई है। एक तो है जैव भार यानी बायोमास, दूसरा है संख्या नंबर,
और तीसरा है प्रत्येक पोषण स्तर पर कुल नियत ऊर्जा, यानी प्रत्येक पोषण स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा जो है आगे को गया है। जिसमें हमने पिछले जो है टॉपिक में हमने ये भी देखा था कि थम्स रूल देखा था ऊर्जा के जो है डिवीज़न पे, जिसमें जो 10% के रूल बताई गई थी वो यहाँ पर भी लागू हो रहा है कि प्रत्येक पोषण स्तर पर कुल ऊर्जा कितनी आगे ट्रांसफ़र हो रही है। तो आपको इतना बात याद रखना होगा कि 10% ही आगे ट्रांसफ़र होती है। अगर 10,000 से शुरू करें तो इसमें जो है 1% पे जाके ख़त्म हो जाएगा, जो कि लास्ट होगा। तो कहा जाता है अगर चैन में देखें और फुट वेव में देखें तो फुट वेव जो होती है वो 10% के रूल के आगे बढ़ती है, और ये देखा गया है कि मुश्किल से 4 या 5 ही स्तर पे जाने के बाद जो है उसका एनर्जी लेवल ख़त्म हो जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रखता है। कहते हैं ये 3 पैरामीटर जो है पारितंत्र को एक निश्चित संरचना प्रदान करती है। अगर देखा जाए जय भार संख्या और प्रत्येक पोषण स्तर पे कुल नियत ऊर्जा, तो ये जो 3 पैरामीटर दी गई है वो कई मायने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहते हैं इसी के आधार पर उत्पादों की जो है क्रम बढ़ती पोषण स्तरों पर जो श्रेणी के रूप में आगे प्रदर्शित किया जाता है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ डायग्राम भी आपको दिखाया गया है जिससे आप बहुत ही भली भांति समझ सकते हो। कहते हैं इस डायग्राम में बहुत क्लियर सब बातें दिखाई गई है। अगर देखा जाए तो ये डायग्राम उस बात को रिप्रेजेंट करता है जिसमें खड़ी फसलों के आलेखी रूपांतरण ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की संख्या जय भार या ऊर्जा को प्रदर्शित करने वाला क्रमश जो संख्या पिरामिड यहाँ पर दर्शाया गया है, जो भार पिरामिड और ऊर्जा पिरामिड ही कहलाता है। इसे आप जय भार पिरामिड कह लो या ऊर्जा पिरामिड कह लो, दोनों का मतलब एक है, तो एग्जाम में कन्फ्यूज़न होने की जरूरत नहीं है। कहते हैं सामूहिक रूप से अगर परिस्थिति पिरामिड यानी इकोलॉजिकल पिरामिड भी कहते हैं इसको, तो इसको कई नामों से जाना जाता है। और ग्राफिकल रिप्रेजेंट देखा जाए तो इसको संख्या पिरामिड भी कहते हैं, जय भार पिरामिड भी कहते हैं, ऊर्जा पिरामिड भी, और एक लास्ट में जो है परिस्थितिक पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये डायग्राम में भी बिल्कुल क्लियर दिखाई गई है सारी बातें को। यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि यहाँ पर 3 स्तर पर जो है सभी गए हैं, लेकिन आपको पता ही है कम से कम 4 या 5 स्तर पे जो होते हैं आहार श्रृंखला चलती है। यहाँ पर आपको दिखाया पी का मतलब उत्पादक होता है, C1 का मतलब शाकाहारी, C2 का मतलब प्राथमिक मांसाहारी और C3 का द्वितीय मांसाहारी, जिसमें मनुष्य भी सम्मिलित है इसमें। तो ये जो है पारिस्थितिक पिरामिड दर्शाया गया है जो कि अपने अपने रूप से यहाँ पर व्यवस्थित है। कोई जय भार के लिए रिप्रेजेंट करता है, कोई विशेष गत के लिए करता है, कोई जब भार ग्राम में लिए करता है, ये कोई चीज़ होता है ऊर्जा प्रभाव के रूप में यहाँ दर्शाया गया है। तो ये कई मानने में बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट भी लगता है, क्योंकि इससे हम जो है ऊर्जा के स्तर के होने वाले डिक्रीजिंग ऑर्डर को भी देख सकते हैं कि यहाँ 20,000 से स्टार्ट हुआ है तो जो है 3,000 पे गया और 3,300 पे आ गया है। तो ये जो 10% का रूल है ये अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है और ये यहाँ पर लागू भी होता हुआ दिख रहा है। The next topic is types of ecosystem. There is the most important topic, types of ecosystem, the nature and human modified. You have already learned about their component, structure and function on an ecosystem. Now you can easily identify and study a few ecosystems around you. Ecosystems are classified as a natural and human modified depending upon to the whether they are fully dependent on their solar radiation and other nature resource of energy on the fertilizer and fossil fuel. The nature ecosystem are such as a pond, lake, and the meadows and the marshland, grassland, desert and forest. They are our natural resource and provide us to the food, fuel and the fodder or medicine. That is the most important for the this ecosystem. The human modified ecosystem are they made of managed by human beings for their better living, and the urban ecosystem, the rural ecosystem and the argo ecosystem and the spaceship aquarium terrorism, and there are some example of human modified ecosystem. That is the most important here. But next is a biotic interaction and ecosystem. There is a biotic interaction ecosystem here. The biological community in an area of ecosystem is a complex network of interaction. The interaction that occur among different individuals of the sum of their species is called to the interspecific interaction. Well, the interaction among two individuals of different species in a community is a term is an interspecific interaction. The interaction between two the organism belong to be a same tropical level, often involved to the competition. The individuality of a population may be complete for the food, space and the mates. And for example,
If a mouse has been eaten by a cat, the other cat competing for this is the resource would be having one less mouse to the prey on. There is snake, another predator of their mice, and would be also have a fever mice to eat during to the night if their cat has a succeed. And direct competition through the between the cat and snake is not to be much as they are prey of different time. They also eat a variety of different foods, so competition may be a inter-specific as well as inter-specific. And the inter-specific relationship may be direct and loss of between to the lion and deer. Indirectly are remoted on the between to elephant and the beetle. There is a battle, and the elephant, there is more important here. There is a indirectly competition here, and this is because a interaction between two species and need not be through directly contact due to the connected of nature of ecosystem, and species may be affect to the each other and through the intermediaries such as a share resource are common enemies. A specific term is applied in the inter-specific interactions depending upon to the whether the interaction is the beneficial, harmful, and nature to be a individually of the species. The various possible interaction between two species and given here. So here show this table is a possible biological interaction between two species. Their types of interaction and result of on the one species to the other and effect of interaction. Their first is a negative interaction is the menacing. There is a zero and the one species inhabited while there are other species are unaffected. And there is a second is a predation. Predation is a positive, a predator-prey of relationship. One species predator and benefit will there a second species is prey of harmful. The next is a parasitism. Parasitism is a positive, is beneficial to the one species to parasites and the harmful to the other species, the host. And next is a composition. Composition is a zero, is the best effect of the both species. There is a other is a positive associations. There are positive associations is here is a commercialism. Commercialism is positive. The one species to commercialism benefit while the other species has a natural interaction. And next is a neutralism. There is a neutralism is a zero effect. There neither is a species effect to the other host. Is a neither be harmed nor inhabited. And the next is a mutualism. Mutualism is their positive, is the interaction is a favorable to the both species. And the last is a natural interaction, there is a neutralism. The neutralism is a zero, the neither species effect of the other. The positive is the beneficial and the minus is the harmful and zero is a unaffected to nature. दोस्तों यहाँ पर पारितंत्र के प्रकार और प्राकृतिक एवं मानव रूपांतरित चीज़ों की बात किया जा रहा है, जो इसमें मैन मेड आ रहा है और नेचुरल आ रहा है। कहते हैं आपको प्राकृतिक और मानव निर्मित रूपांतरित पारितंत्र के घटकों संरचना एवं कार्य के जो है आपने पूर्व ही इस बात के बारे में हमने चर्चा किया था पिछले वीडियो में। कहते हैं इनमें आपसी में आसपास के कुछ पारितंत्र तंत्रों की पहचान करते हो और उनका अध्ययन भी कर सकते हो। कहते हैं पारितंत्रों का वर्गीकरण प्राकृतिक या मानव रूपांतरित उनकी जो है सौर ऊर्जा अन्य प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत एवं उर्वरकों और जीवाश्म ईंधन पर निर्भर करती है और ये बहुत काफ़ी जरूरी भी हो जाता है। कहते हैं अगर प्राकृतिक पारितंत्र के उदाहरण हम ले तो हमारे समक्ष आता है तालाब, झीलें, चरगाह, दलदल, घास के मैदान, मरुस्थल एवं वन। ये हमारी प्राकृतिक संसाधन है और हमें ये खाद्य, ईंधन, चारा एवं औषधि प्रदान करते हैं। मनुष्य द्वारा परिवर्तित यानी पारितंत्र जो मनुष्य की अपेक्षाकृत अच्छी जीव शैलियों के लिए मनुष्य द्वारा बनाए एवं प्रबंधन किए जाते हैं। कहते हैं नगरीय पारितंत्र जो है ग्रामीण पारितंत्र के जो है कृषि पारितंत्र यानी जलीय खेत और अंतरिक्ष यान और मानव द्वारा परिवर्तन पारितंत्र पाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दो तरह के पारितंत्र की बात किया गया है, एक प्राकृतिक पारितंत्र जिसमें तालाब, झीलें, चरगाह, दलदल, घास के मैदान, मरुस्थल बना जाते हैं और एक जो होता है जिसको मानव निर्मित कहते हैं। ठीक है, मानव निर्मित में जो होता है आपको नगरीय पारितंत्र आ जाता है, ग्रामीण पारितंत्र आ जाता है, कृषि पारितंत्र आ जाता है, जलीय खेती, अंतरिक्ष यान, मानव द्वारा परिवहन तंत्र बनाए गए हैं। तो ये दो जो पारितंत्र है अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देता है, ठीक है, नेचर में, जो कि अपने अपने जगह पर काफ़ी विशिष्ट होती है। यहाँ पर आगे आ गया है जैव अनंत पारितंत्र क्रिया। देखिए जैव के लिए पारितंत्र कहते हैं किसी क्षेत्र का जैविक समुदाय या पारितंत्र पारंपरिक क्रियाओं का एक जटिल जाल क्रम है, यानी
जो जैविक क्रियाएं होती है, आपस में क्रियाएं दोस्तों जो होती है वो बहुत ही जटिल है, क्योंकि आपको पता है कि ये क्रियाएं समझना आम बात नहीं है। कहते हैं हर एक जीव दूसरे जीवों पर निर्भर है, लेकिन एक जीव पे कई जीव निर्भर है, ये भी बात यहाँ पर आती है। तो ये दोनों जो होती है काफ़ी विशिष्ट होती है। कहते हैं एक ही जाति के विभिन्न व्यक्तियों या विशिष्टि के बीच होने वाली पारंपरिक क्रियाओं को जो है अंतर जातीय यानी इंटर स्पेसिफिक अन्य क्रियाएं कहते हैं। जब भी किसी समुदाय में विभिन्न जातियों के व्यक्तियों या विशिष्ट के मध्य होने वाली पारंपरिक क्रियाओं को अंतर पर जाति यानी इंटर जो है स्पेसिफिक अन्य क्रिया कहलाता है। तो इसमें साफ बात यहाँ पर यही बात बताई गई है कि जो देखिए दो जीव होता है, ठीक है, और दो जीव जो है एक ही जीव पे आश्रित होता है, ठीक है, तो क्या कहते हैं इसमें आपस में ही संघर्ष होने लग जाते हैं कि वो उसको खाएगा वो उसको खाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात रखता है। तो यही बात बताई गई थी पहले में कि एक ही जाति के विभिन्न व्यक्ति या विशिष्ट के बीच होने वाली पारंपरिक क्रियाएं होती है इसमें, ठीक है, उसको हम अंतर जातीय यानी अपने ही जाति में जो होता है क्रियाएं होने लग जाती है। देखा जाए तो सिंपल लैंग्वेज में जो अंतर विवाह होता है, जो अपने ही जाति में लोग विवाह करते हैं, वो तो विवाह के कंडीशन में आ गया, लेकिन यहाँ भोजन के रिगार्डिंग आ रहा है। तो मैं तो सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया हूँ कि आंतरिक का मतलब जो आपस में ही क्रियाएं करते हैं, ठीक है, और दूसरा जो है अंतर प्रजातीय यानी अपने जाति से छोड़ के दूसरे जाति के साथ, यानी किसी समुदाय विभिन्न जातियों से व्यक्तियों या विशिष्ट के मध्य होने वाली, यानी अपने जात को छोड़ के दूसरे जाति से समष्टि की जाती है, उसको अंतर प्रजातीय कहा जाता है। इसको हम इंटर स्पेसिफिक कहते हैं। तो ये बात काफ़ी आपको क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा। कहते हैं अगर देखा जाए तो जिन जीवों में पोषण रीति एक ही होती है उनमें अनेक क्रियाएं के कारण प्रायः प्रतिसंघर्ष होती रहती है। तो ये प्रतिसंघर्ष तो होना एक अनिवार्य क्रिया है। आज हर एक जो व्यक्ति अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करता है तो उसमें प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। कहते हैं एक समुदाय के विशेष खाद्य स्थान और संगम के लिए एक दूसरे से संघर्ष होते रहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखे जाए तो यदि एक बिल्ली एक चूहा खा सकती है, देखिए एक बिल्ली जो है एक चूहा को खा सकती है, लेकिन दूसरी बिल्ली जो इस चूहे को खाने का प्रयास कर रही होती है उनके लिए शिकार एक चूहा कम पड़ जाता है। अगर देखा जाए दूसरी बात, ये तो था जो अंतर जातीय होता है संघर्ष, लेकिन अब जो है जो दूसरा है जो बाहरी होती है, ठीक है, जो अपने जात से नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर सांप और चूहा की बात ली गई है। सांप भी चूहे को खाता है, आपको पता है सांप भी चूहा को खाता है, यानी वह दूसरा परभक्षी है। अंत इसके लिए रात में भोजन के लिए जो है एक चूहा कम पड़ जाएगा। यदि बिल्ली चूहे को खाने में सफल हो जाती है तो वैसे तो बिल्ली को सांप के बीच प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता उतनी अधिक नहीं है, क्योंकि उसके शिकार करने का समय अलग अलग है। ठीक है दोस्तों, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। वो दोनों और भी कई प्रकार के खाद्य पदार्थ खाते हैं, इसलिए यहाँ की प्रतियोगिता है यह अंतर जातीय के साथ साथ अंतर्जातीय भी हो सकता है। देखिए अंतर का मतलब होता है, ठीक है, और अंतरा यानी दूसरे जाति के साथ प्रतिस्पर्धा। जैसे अगर मान लीजिए चूहा एक है और दो बिल्ली खाने वाला है तो ये अंतर जातीय हो गया, लेकिन अंतरा क्या हुआ, जैसे कि बिल्ली हो गया एक चूहा हो गया, ये दोनों अलग अलग टाइम के थे, अलग अलग जाति के थे, दोनों का खाने का डिफरेंट तरीके हैं, लेकिन इसमें खाना किसको है, चूहा को ही खाना है। तो ये चीज़ें जो होती है बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है आपके लिए। ठीक है, आगे बताया गया है कि अंतरजातीय संबंध प्रत्यक्ष और निकट की भी हो सकती है। देखिए अंतरजातीय जो होते हैं काफ़ी निकट के भी हो सकते हैं और ये काफ़ी प्रत्यक्ष भी हो सकते हैं। जैसे कि शेर और हिरण के बीच होता है, यह संबंध अप्रत्यक्ष और दूर की भी हो सकता है। जैसे कि हाथी और बीट एक प्रकार के कीट के बीच होता है। इसका कारण यह है कि दो जातियों के बीच का अनेक क्रियाएं के लिए उनके बीच सीधे संपर्क की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि बाहरी तंत्र एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए जातीय मध्यस्थों के द्वारा भी एक दूसरे पर प्रभाव डाल सकते हैं, जैसे कि साझे संसाधनों का उभयनिष्ठ दुश्मनों के मामलों में होती है। अलग अलग अंतरजातीय अनुयुक्त क्रियाएं के लिए जो है विशेष शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यह इस तथ्य पर निर्भर करता है कि अनुक्रियाओं के जातियों के विशिष्ट के लिए लाभदायक है, हानिकारक है या लाभ हानि से रहित है। देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रखता है कि अगर ऐसा स्पष्टता रहा तो इससे लाभ होगा, हानि होगा या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये बात को जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रह जाता है। कहते हैं दो जातियों के बीच जितने भी प्रकार की अनुक्रियाएं हो सकती है वो यहाँ पर हम टेबल में समझने की कोशिश करेंगे।
यहाँ पर आपको एक टेबल दिखेगा जिसमें संभावित जैविक अनिक्रियाएं के दो जातियों के बीच संघर्ष का जो है रिजल्ट के बारे में बताया गया है। अगर पहला देखिएगा तो अनुक्रियाओं के प्रकार दिखेंगे आपको, दूसरा होगा एक जाति दूसरे जाति पर पड़ने वाला परिणाम, और तीसरा जो देखा अनुक्रियाओं का नतीजा क्या निकलेगा। अगर देखिए ऋणात्मक अनुक्रियाएं, जो अगर ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक यहाँ है, ठीक है, नेगेटिव क्या प्रभाव पड़ेगा जब जो है अवजीता यानी एमनोलिशियम्स में होगा तो इसमें एक प्रजाति निषेधित जबकि दूसरी जाति अप्रभावित होती है। अगर वही दूसरा जगह देखा जाए परभक्षण में देखा जाए तो इसका प्रभाव पॉजिटिव पड़ेगा, यानी परभक्षी जो है शिकार संबंधित एक जाति या परभक्षी को लाभ जबकि दूसरे प्रजाति के लिए नुकसान और निषेध भी हो सकती है। यहाँ परभक्षी में एक ही बात आएगा कि एक जाति के लिए लाभ होगा तो दूसरे जाति के लिए नुकसान का सबब बनेगा। उसके बाद अगर हम देखे जाए तो परजीविता, देखिए परजीविता का जो है पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। इसका कारण ये है कि एक जाति परजीवी के लिए लाभदायक है और दूसरे स्पीसीज के लिए नुकसानदायक रहेगा, लेकिन फिर भी जो है परजीविता जो है पॉजिटिव में रहेगा। लेकिन अगर प्रतिस्पर्धा देखा जाए तो इसका जीरो प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि दोनों स्पीसीज जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, यानी अनुकूल प्रभाव नहीं कर पड़ेगा, इन दोनों पर ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उसके पश्चात धनात्मक यानी पॉजिटिव सचार, यानी यहाँ पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले हमारा आएगा सहभोजिता। देखिए सहभोजिता में जो है जीरो लेकिन प्लस प्रभाव पड़ेगा। कहते हैं एक स्पीसीज को लाभ जबकि दूसरे स्पीसीज के लिए उदासीन अन्य क्रियाएं होगी, यानी दूसरा जो होगा उदासीन हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरी बात देखा जाए उद्देश्य उदासीनता के ऊपर तो इसमें तसस्थल के लिए जो है 0-0 की इफेक्ट पड़ेगा, यानी दोनों में कोई भी स्पीसीज यानी दूसरे पोषी पर प्रभाव डालता है और न ही कोई नुकसान या निषेध होगा, यानी ना तो कोई नुकसान होगा ना ही कोई फायदा होगा। अगर हम देखें सबुपकारिता अगर देखें तो पॉजिटिव के फॉर्म में आएगा और दोनों जातियों के लिए अनुक्रियाएं के अनुकूल होगा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। अगर हम थर्ड पॉइंट यहाँ देखें जो अन्य क्रियाओं में आती है, यहाँ पर जो है अन्य क्रियाएं में तस्त की बात आती है जिसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कोई भी जाति दूसरी जाति को प्रभावित नहीं करती है, तो ये अन्य क्रियाओं में आती है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है डिफरेंट कैटेगरी के जो हमने पढ़ा है उसको हम आगे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।